सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया सब्जेक्ट, दैट इज़ पॉलिटी। और आज की जो क्लास होगी वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। तो इसमें हम कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेंगे आज, जो कि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आज की क्लास के बाद हम यहाँ पे हम जितना भी हम बेसिक्स देखना है वो हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से मूव ऑन करेंगे अपने डायरेक्ट PYQ पे, राइट। क्योंकि PYQ जो आप कर लोगे तो उसमें आपका जितना भी पार्ट है ना सब कुछ कवर हो जाएगा। PYQ अगर आप अच्छे से करोगे तो उसका सब कुछ कवर हो जाएगा, आपका पूरा पॉलिटी कवर हो जाएगा उससे ही, PYQ से। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे उसके बारे में हम सब कुछ जान लेंगे PYQ में, जब हम PYQ डिस्कस करेंगे। सो आज एक बेसिक डिस्कस करें, और जिन लोगों ने भी इस पॉलिटी का एक लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पे एडीमो पे, सो जिसमें हमने पार्ट्स डिस्कस किए हैं, तो उसमें मैंने आपको पार्ट्स लर्न करवाए थे, एक स्टोरी से लर्न करवाए थे एक्चुअली। तो आप उसको उस वीडियो को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने ये जितने सारे पार्ट्स देख रहे हैं आप, 22 पार्ट्स हमने इजीली उसमें इस वीडियो में लर्न करे थे। तो अगर आपको ये लर्न नहीं और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है इसको, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग चेक कर सकते हैं उसको, राइट। सो आज हम उस वीडियो से आगे कंटिन्यू करेंगे उसको ही। सो एक बार फटाफट से हम क्विक रिवीजन करते हैं पार्ट्स का। उसके बाद हम शेड्यूल देखने वाले हैं, एंड देन हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। फाइनली उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने जो इंपॉर्टेंट अपने आर्टिकल्स हैं, दैट इज आर्टिकल। अच्छा, सबसे पहले देख लिया हमने कि क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट्स, उसके बाद शेड्यूल्स, एंड देन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोर्सेज देखेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ना वो आपके 1 to 51 तक हैं, राइट। अगर आपका एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट आना है तो आपका 1 to 51 के अंदर से आर्टिकल आएंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे, अगर आपका लेवल एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट आना है तो। लेकिन अगर एग्जाम का लेवल यानी GS में स्पेशली पॉलिटी का लेवल अगर आपका अच्छा आने वाला है, सो उस केस में आपके जो आर्टिकल्स हैं वो इसको क्रॉस करेंगे, राइट, 51 को क्रॉस करेंगे। अगर 1 to 50, वैसे ज़्यादातर जितने आप देखोगे प्रीवियस ईयर उठाओगे तो आपके 1 to 51 में मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, राइट। सो हम आज के क्वेश्चन में हम ये सेशन में हम ये चारों चीज़ें एक बार क्विकली हम इसको रिवाइज करेंगे और क्विकली एक बार देखते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट है हमारा टॉपिक जो है वो दैट इज पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको हमने स्टोरी से ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा इसको आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या है अपना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद क्या मिलती है, सिटीजनशिप मिलती है। सिटीजनशिप के बाद आपको पार्ट थर्ड में क्या देखना होता है, फंडामेंटल राइट्स मिलती हैं, राइट। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आपको DPSP है पार्ट 4 में। पार्ट 4A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। देन पार्ट 5 में यूनियन, पार्ट 6 में स्टेट्स, अगेन 7 में फिर से स्टेट्स आ जाएगा, क्योंकि स्टेट्स क्या है काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्टेट, मतलब स्टेट्स क्या है ज़्यादा होती है ना, 29 स्टेट्स है, तो इसलिए स्टेट्स के दो हमने पार्ट्स देख लिए, राइट। उसके बाद 8 में हमने देख लिया UT। 9 और 10 हमने लर्न किया था पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, सॉरी 9 और 9 का पार्ट है ये, राइट। 9 में ही आपका क्या है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज दोनों एक ही पार्ट में है। और दूसरा इनके आर्टिकल्स भी क्या है, सेम है, इनको आगे एक्सटेंड किया हुआ है, लाइक O से लेकर P फिर देन G, ठीक है, इसको आगे इस तरीके से एक्सटेंड किया हुआ है। एक ही आर्टिकल है इसका 243 पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज का। उसके बाद पार्ट 10 में हमने देख लिया SC/ST एरियाज। देन पार्ट 11 में आपका आता है, ये भी एक चेक पॉइंट था जो हमने लर्न किया था, तो एक चेक पॉइंट था किसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, यूनियन और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से वो सब कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, तो वो सब रिलेशन किसके में दे रखा है, आर्टिकल पार्ट 11 में दे रखा है। सो नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट 12 to 14A। इसको हमने कैसे याद किया था, FT/ST, राइट। तो इसको हमने इस तरीके से याद किया था, FT/ST, जिसमें कि क्या होता है रिलेशन। अब इसमें ये जो रिलेशन वाला था ना, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इसको यहाँ पे कंटिन्यू किया जाता है, यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन किस में होते हैं, पार्ट 12 में होते हैं, राइट। उसके बाद पार्ट 13 में ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये सब चीज़ें यानी कि इन दोनों के रिलेशन इसमें ट्रेड से रिलेटेड इसमें डिस्कस किए जाते हैं। उसके बाद जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है और आपकी स्टेट सर्विसेज होती हैं उसका जिक्र इसमें क्या हुआ है, पार्ट 14 में किया हुआ है। एंड ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, तो आपके ये एक स्पेशल आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्पेशल आपकी कमिटी टाइप्स बनाई जाती हैं जो कि कुछ डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए बनाई जाती हैं, राइट। और ये डिस्प्यूट्स किस रिलेटेड होते हैं, तो एडमिन आपके यानी एडमिनिस्ट्रेशन और आपके टैक्स से रिलेटेड, तो इन दोनों चीज़ से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल्स, स्पेशल कमिटी, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई जाती हैं, राइट। उसके बाद पार्ट 15, ये भी क्या था, इंपॉर्टेंट था। पार्ट 15 में हम इलेक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, तो ये हमारा क्या था, एक
ऐसे ही था मतलब ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला नहीं था, तो इसको हमने इस तरीके से किया था। अगेन फिर क्या आएगा, एक थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट आएगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज किसमें है, पार्ट 17 में है, राइट। पार्ट 17 में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज आ गया। अगेन फिर 18 फिर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इसके मेनली हमें 3 आर्टिकल्स पढ़ने हैं इसमें। उसके बाद मिसलेनियस आ गया। देन 20 अगेन इंपॉर्टेंट आ गया, क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक ही सिंगल आर्टिकल है, आर्टिकल 368। एंड देन पार्ट 21, ये भी क्या है, ट्रिफल है। उसके बाद अपना लास्ट आ गया पार्ट 12, इसमें क्या है, शॉर्ट टाइटल्स वगैरह, तो इसको भी हमें इग्नोर करना है। क्विकली चलते हैं अपना इस पीडीएफ के लास्ट में हमें गिवन है हमारा सोर्सेज और शेड्यूल्स। तो हम सबसे पहले आते हैं सोर्सेज पे। ठीक है, सोर्सेज में आपको लर्न नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये आपको तभी लर्न होंगे जब आप इनको बार बार पढ़ेंगे, रीड करेंगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करेंगे, ये आपको तभी लर्न हो सकते हैं सिर्फ। ठीक है, अभी एक ही सेशन में लर्न करवाना ही पॉसिबल नहीं है। जब आप लोग खुद मगअप करेंगे और खुद इसको लेके बैठेंगे तभी आपको लर्न हो पाएगा। मैं आपको बेसिक एक बस तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। सो जब सबसे पहले हमने देखा ये क्या है, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उसके सोर्सेज, यानी कि हमने उसको कहाँ से चीज़ें बोरो करी हैं, यानी कि कुछ चीज़ हमने किसी कंट्री से उठाई हैं, कुछ चीज़ें किसी कंट्री से उठाई हैं। तो ऐसे पिकअप कर करके हमने क्या किया है, इसको अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा प्रिपेयर किया है, राइट। सो अब हम देखते हैं सबसे पहले यूके से हमने कौन से क्या क्या चीज़ें ली हैं। सो एक सिंपल इसको लर्न करने का तरीका है कि आप जितना भी इसमें देखोगे ना, इसमें यानी कि पार्लियामेंट से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने कहाँ से ली हैं, यूके से ली हैं, राइट। अब जैसे कि नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड क्या है, उसके बाद प्रेसिडेंट। नॉमिनल हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो जैसे यूके में क्या होता है, क्वीन होती है ना, क्वीन एलिजाबेथ, जिनके हस्बैंड की अभी रिसेंटली डेथ भी हुई थी। सो वो सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, हमारे यहाँ पे कौन होता है वो, जैसे वहाँ पे क्वीन है तो हमारे यहाँ पे कौन है, प्रेसिडेंट है। कौन है, नॉमिनल हेड होता है वो। उसके बाद कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स और पोस्ट ऑफ पीएम, तो ये भी हमने कहाँ से लिया, यूके से लिया है। अब यहाँ पे देखो आप, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद ये क्या है, बाय कैमरल पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा। बाय कैमरल इसको बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेज हैं हमारे यहाँ पे। तो ये हो गया। लोअर हाउस क्या है, ज़्यादा पावरफुल होता है ना, जितने भी डिसीजंस बनाने, जितने बिल्स लेके आने वो कौन लेके आता है, लोकसभा लेके आती है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं, लोअर हाउस के, यानी कि लोकसभा के, वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पीकर इन लोकसभा। तो आप देख रहे हो सारी चीज़ें किसके बारे में है, पार्लियामेंट के बारे में है। तो आपको सीधा सा बात याद रखना है कि पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, यूके से लिए हैं। तो आपका अगर क्वेश्चन में पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ दिखता है आपको और पूछा जाता है कि कहाँ से बोरो किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये यूके से बोरो किया है। नेक्स्ट आते हैं यूएस से, हमने क्या बोरो किया है। सबसे पहले तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट। अभी हमने देखा ऊपर वाले में कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और ये कौन होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज भी होते हैं, राइट। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज ये क्वेश्चन आता है, तो ये कौन होते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट। यानी कि राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, और सॉरी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के। क्लियर। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, ये भी पूछा जाता है कि एफआर हमने कहाँ से बोरो किए हैं, तो ये हमने यूएस से बोरो किए हैं, याद रखना। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका सारा ये कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें, राइट। यानी कि अब कोर्ट से रिलेटेड आ गया, तो यानी जुडिशियरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जुडिशियरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो हमने कहाँ से बोरो करी हैं, वो हमने यूएस से बोरो करी हैं। और पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो कहाँ से बोरो किए हैं, तो वो हमने यूके से बोरो किए हैं। इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, प्रियम्बल, और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, तो ये सब हमने कहाँ से बोरो किया है, ये हमने किया है यूएस से बोरो। यूएसएसआर एंड रशिया से हमने क्या बोरो किए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज बोरो किए हैं और 5 ईयर प्लान बोरो किए हैं, राइट। ये पूछा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से बोरो किए हैं, तो यूएसएसआर से बोरो किए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने बोरो किया है कॉन्करेंट लिस्ट और लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ठीक है। लैंग्वेज यानी कि स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे, वो तो इंग्लिश में लिखी हुआ है, लेकिन जिस लिखने का एक तरीका, यानी कि किस तरीके से उसको लिखा हुआ है, जैसे स्टार्ट किससे हो रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। सो वो लैंग्वेज हमने कहाँ से ली है, तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जापान से हमने लिया है सुप्रीम कोर्ट फंक्शनिंग, लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस, तो ये हमने जापान से लिया है। जर्मनी से हमने इमरजेंसी से रिलेटेड चीज़ें ली हैं, ठीक है। जर्मनी इमरजेंसी, लास्ट में वाई, ठीक है, तो ये रिलेटेड कुछ लग रहा है, जर्मनी इमरजेंसी।
और एक चीज़ और याद रखनी है इमरजेंसी से रिलेटेड, और हमने कहाँ से पिक किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहाँ से भी हमने पिक किए हैं कुछ चीज़ें इमरजेंसी से रिलेटेड। उसके बाद अब आता है कनाडा से हमने लिया है स्ट्रॉन्ग फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्कीम ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि जैसे अब दो टाइप का है ना हमारे यहाँ पे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा क्या है स्टेट गवर्नमेंट है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी सेंटर और स्टेट में, तो ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया। नेक्स्ट आयरलैंड से हमने लिया डीपीएसपी, और हमने किससे लिया है, आयरलैंड से लिया है। और आयरलैंड ने किससे लिया था, आयरलैंड ने लिया था स्पेन से। ठीक है, इस तरीके से चल रही है। उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो थोड़े अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो हम इलेक्शन हम इलेक्ट करने जाते हैं उस तरीके से नहीं होते, प्रेसिडेंट के इलेक्शन अलग तरीके से होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। सो आपको पता है कि प्रेसिडेंट कुछ पर्सन्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा और लोकसभा में। तो राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा में किए जाते हैं 12 मेंबर्स और लोकसभा में किए जाते हैं 2 मेंबर्स, राइट। और टोटल यहाँ पे जैसे 250 हमारी टोटल कॉम्पोजिशन है किसकी, राज्यसभा की। तो इसमें से 238 तो आपके इलेक्ट होके आते हैं, और जो रिमेनिंग 12 हैं वो कौन होते हैं, तो वो नॉमिनेट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। उसके बाद साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट अभी हमने देखा ना, अमेंडमेंट कौन से, उसमें पार्ट है 20, और उसके बाद आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 368। तो ये हमने देखा, तो ये कौन सा, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ये हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। अब देखते हैं हम अपना सोर्सेज हमने देख लिया, अब हम देखते हैं शेड्यूल्स। फटाफट से शेड्यूल्स को एक बार क्विक रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। सो ये हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे ये 12 शेड्यूल्स हैं जिसको हमें लर्न करने हैं, और ये काफ़ी ईजी है। फर्स्ट शेड्यूल में हमें क्या दे रखा है, स्टेट्स और यूटी के बारे में बता रखा है, यानी कि कितनी स्टेट्स हैं, उनके अंदर फिर और कितने डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों के बारे में स्टेट्स और यूटी, यानी कि पूरी टेरिटरी के बारे में, हमारा इंडियन टेरिटरी जितनी है उसके बारे में कौन से शेड्यूल में डिस्कस किया हुआ है, तो फर्स्ट शेड्यूल में डिस्कस किया हुआ है। सो नेक्स्ट आता है शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। इसमें आपको ये थोड़ा बड़ा सा दिख रहा होगा, तो इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जितने भी हैं वो यहाँ पे, जो यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं ना अपनी पूरे गवर्नमेंट सिस्टम में, वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं। तो प्रोविजंस एज टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों कवर हो गए। उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि दोनों जो हाउसेज होते हैं, सेंटर के भी यानी अपना पार्लियामेंट के भी, और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर के भी, दोनों हाउसेज के दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, यानी कि अब हम जो राज्यसभा के उनमें हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं, और लोकसभा के जो होते हैं स्पीकर, उनको हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। क्लियर है इतना बात। उसके बाद यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे ये भी आ जाएगा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, इन दोनों के भी स्पीकर चेयरमैन दोनों आ जाएंगे, उनका डिस्कशन किया हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और हाई कोर्ट के जजेस का, इनका भी डिस्कशन कहाँ पे किया हुआ है, सेकंड शेड्यूल में। देन अपना जो कैग है उसका डिस्कशन भी कहाँ पे किया हुआ है, सेकंड शेड्यूल में किया हुआ है। थर्ड शेड्यूल आता है ओथ, ठीक है। थर्ड को आप कुछ याद कर सकते हैं इस तरीके से कि अपने ओथ कैसे इस तरीके से ली जाती है, तो ऐसे इस तरीके से कुछ हैंड से आप ओथ को लर्न कर सकते हैं। थर्ड शेड्यूल यानी 3 फिंगर्स इस तरीके से, तो इस तरीके ओथ को आपको इजीली लर्न हो जाएगा। फोर्थ शेड्यूल, 4 किस तरीके से दिखता है, हमने जब हम 4 बनाते हैं तो हमें इस तरीके से दिखता है, यानी कि एक चेयर की तरह दिख रहा है हमें कुछ, तो 4 से आप याद कर सकते हैं कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। 4 यानी हमें 4 किस तरीके से दिख रहा है, 4 को इमेजिन करेंगे तो वो हमें एक चेयर की तरह दिखेगा, एक सीट की तरह दिखेगा, तो हमारे इसको हमें याद करना है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, राज्यसभा, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को क्या बोलते हैं, राज्यसभा। उसके बाद थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, एंड देन फिफ्थ शेड्यूल में क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, तो इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, कौन से एरियाज में, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कौन से आर्टिकल में और कौन से शेड्यूल में, सो हम फिफ्थ शेड्यूल में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद क्विकली चलते हैं अपना, ठीक है, ये सब आ गया शेड्यूल्स वगैरह। सिक्स शेड्यूल में अपना क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। बाकी ये जो 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं किसमें, सिक्स्थ शेड्यूल में। तो फिफ्थ और सिक्स को आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि फिफ्थ और सिक्स में दोनों ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरियाज में हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें जो अलग से जो हम 4 स्टेट्स हमने पढ़ी हैं उसके बारे में हमने नेक्स्ट आर्टिकल में यानी कि सिक्स्थ में डिस्कस, नेक्स्ट शेड्यूल में डिस्कस किया, ठीक है। सेवंथ में आती है अपनी लिस्ट, ठीक है, इसमें तीनों लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें बेसिकली क्या है, ये लिस्ट हम बस एक मोटा मोटी अगर समझे तो इसमें ये है, इन लिस्ट में क्या लिखा हुआ है,
तो जितने भी डिसीजन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी डिसीजंस यूनियन गवर्नमेंट लेती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी डिसीजंस लेती है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूनियन गवर्नमेंट के लिए, जैसे कि आपका क्या हो गया, डिफेंस हो गया, राइट, आपका डिफेंस हो गया, और फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में, यानी कि जिसमें डिसीजन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, तो वो सारी चीज़ें किस में लिखी हुई हैं, यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में आपका आता है जैसे आपका लाइवलीहुड जनरेट करना, उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें आपकी आती हैं स्टेट लिस्ट में, मतलब जो स्टेट भी कंट्रोल कर सकती है। तो थोड़ी सी चीज़ें कहाँ पे स्टेट में आती हैं। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में बाकी से जितनी भी चीज़ें, यानी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, आपका फिर जॉब्स वगैरह से रिलेटेड, तो ये जितनी चीज़ें हैं वो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। क्लियर हुआ इतना पार्ट। फिर नेक्स्ट चलेंगे आगे, 8th शेड्यूल में आपका क्या है, लैंग्वेजेस हैं। 8th शेड्यूल में आपकी लैंग्वेजेस हैं। एंड 9th शेड्यूल आपका डील करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, तो ये वैलिडेशन से डील करता है। 10th शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th शेड्यूल में किससे बात करी हुई है, डिफेक्शन से बात करी हुई है। अच्छा, इसको एक छोटी सी चीज़ से इसको याद कर लेते हैं। एक हमने ये देखा कि 10th शेड्यूल में किसकी बात करी है, एंटी डिफेक्शन लॉ की, यानी डिफेक्शन की बात करी गई है किसमें, 10th शेड्यूल में। और इसको ऐड किया गया था कौन से अमेंडमेंट में, तो इसको 52nd अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था तब इसको ऐड किया गया था, यानी 10th शेड्यूल को तब ऐड किया गया था। तो इसको बस आप यहीं से ऐसे लर्न कर लें, जैसे कि 10th शेड्यूल हो गया और अमेंडमेंट इसके लिए कौन सा है, 52, यानी 5 2 क्या होता है, 10 होता है। तो इसको आप इसी तरीके से लर्न कर सकते हैं कि 52 जब भी आएगा आपकी आंखों के सामने दिख रहा है तो आपको याद आ जाएगा कि 52 यानी 5 2 10, तो वो 10th शेड्यूल में क्या था, डिफेक्शन से रिलेटेड था, ठीक है। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और डिफेक्शन आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो एक बार चलो देख लेते हैं फटाफट से। एक बेसिक मैं छोटा सा बस समझा रहा हूँ कि डिफेक्शन क्या होता है। कि सपोज आप लोग हैं बीजेपी से, ठीक है, आप सपोज आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं, आप सपोर्ट किसी दूसरी पार्टी को कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जब इलेक्शन में रैलीज हो रही हैं तो आप किसके लिए आप प्रीच कर रहे हो, यानी आप किसका प्रचार कर रहे हो, तो आप किसी थर्ड पार्टी का प्रचार कर रहे हो, ठीक है। कैंडिडेट आप बीजेपी के हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप किसी थर्ड पार्टी का प्रचार कर रहे हो। और सपोज आप नेक्स्ट सिचुएशन एक लेते हैं कि सपोज आप बीजेपी के कैंडिडेट हो और जब बीजेपी कोई बिल लेके आया है लोकसभा में, तो आप क्या कर रहे हो कि आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये भी एक पॉइंट हो गया, ये डिफेक्शन वाला पॉइंट हो गया। तो इसके लिए क्या किया गया, एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। तो वही लॉ इस किसमें हम बात कर रहे हैं, 10th शेड्यूल में। और ये कौन से अमेंडमेंट में लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट में ये लेके आया गया था। क्लियर है, आई होप थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद 11th शेड्यूल में आपका पंचायत है और 12th शेड्यूल में आपका क्या है, म्यूनसिपैलिटीज है। तो अभी हमने ऊपर किसमें पार्ट्स में देखा था, तो यानी कि जो आपका 9th पार्ट था, है ना, 9th और 9th का पार्ट ए, इसमें आपका बात करिए पंचायत से, और नेक्स्ट आर्टिकल में आपकी बात करिए म्यूनसिपैलिटी से। तो सिमिलर केस यहाँ पे क्या है, शेड्यूल में भी है, यानी कि 11th शेड्यूल आपका किससे डील कर रहा है, पंचायत से, और 12th शेड्यूल आपका डील कर रहा है म्यूनसिपैलिटी से, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, आपको लर्न हुआ होगा थोड़ा बहुत। अब हम क्विकली चलते हैं अपना कहाँ पे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट और बेसिक आर्टिकल्स हैं उनको हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर आपने किसी और तरीके से लर्न किया हुआ है और इस तरीके से अगर आपको ईजी लगता है तो आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 में हम किसके बारे में बात करेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। यूनियन यानी कि पूरा इंडिया, ठीक है, एक इंडियन पूरा स्टेट, और उसके बाद उसकी जो फर्दर टेरिटरी में वो डिवाइड हो रखा है उसके बारे में किसमें डील करा हुआ है, पार्ट 1 में। सो आर्टिकल नंबर 1 किसके बारे में डील कर रहा है, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो इंडिया क्या है, पूरा एक जैसे इंडिया दैट इज भारत, यहाँ से इसकी स्टार्ट होती है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, यहाँ से फिर इस पूरे आर्टिकल की शुरुआत होती है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं पूरे कि इंडिया क्या है, एक यूनियन है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। इसमें हम इस चीज़ की बात करते हैं कि इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये फेडरेशन नहीं है। जैसे कि यूएसए में हम देखते हैं कि यूएस क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यानी कि काफ़ी सारी स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स मिलके एक फेडरेशन बनाया उन्होंने, जो कि एक अग्रीमेंट के तहत है। यानी कि उन सारी स्टेट्स में एक अग्रीमेंट हो रखा है कि वो एज ए सिंगल स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक यूनाइट होकर वो फंक्शन करेंगे, राइट। लेकिन जो इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, हमारे 29 स्टेट्स हैं, उसके बीच में कोई अग्रीमेंट या कोई ऐसा पैक्ट कुछ साइन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो वो जो फेडरेशन है वो इंडिपेंडेंट एक फेडरेशन है, जो इंडिया का फेडरेशन है। तो इसलिए हम इंडिया को क्या बोलते हैं,
इंडिया क्या है, एक यूनियन है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राइट। उसके बाद आते हैं सेकंड अपने आर्टिकल पे। तो सेकंड आर्टिकल जो डील करता है वो डील करता है, सेकंड और थर्ड को एक साथ देखेंगे। सेकंड आर्टिकल डील करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि जैसे देखो कि पहले क्या हुआ था कि गोवा जो था वो इंडिया का पार्ट तो नहीं था, है ना, वो हमें मिला था किससे, पोर्तुगीज से। सिमिलरली पुडुचेरी भी जो था वो पार्ट नहीं था। उसके बाद क्या था कि पुडुचेरी और अपना गोवा ये इंडिया का पार्ट बने हैं ना, यानी ये इंडिया की टेरिटरी में इनका एडिशन हुआ था, ठीक है। तो जब इनका एडिशन हुआ होगा इंडिया की टेरिटरी में, तो कौन से आर्टिकल में चेंजेस लाए गए होंगे, आर्टिकल नंबर 2 में चेंजेस लाए गए होंगे, ठीक है। तो इन दोनों का आर्टिकल्स को ऐसे समझना, जब हम इंडिया में कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया की टेरिटरी में हम कुछ ऐड कर रहे हैं बाहर से, राइट, इसको समझना बड़े ध्यान से। जब हम इंडिया की टेरिटरी में कुछ ऐड कर रहे हैं बाहर से, ठीक है, तो वो कौन सी आर्टिकल के अंदर आएगा, आर्टिकल नंबर 2 के अंदर आएगा। जब हम इंडिया के अंदर ही, लाइक इंडिया ये पूरा है अपना, ठीक है, ये इंडिया है पूरा अपना, जब हम इसके अंदर ही इंटरनल कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनल जब हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि हम ऑल्टरकेशन कर रहे हैं किसका, एरियाज का, बाउंड्रीज का। आप समझो एक एग्जांपल से, जैसे कि जो अपना वो है अपना कोलकाता था, यानी कि अपना जो बंगाल था वो क्या था, काफी बड़ा था। उसमें से फिर क्या डिवाइड हुआ, अपना बिहार अलग हुआ, उसमें से झारखंड अलग हुआ, ठीक है ना, उसमें से ईस्ट बंगाल अलग हुआ। तो ये सब चीजें क्या हुई थी, अलग हुई थी। यानी हमने क्या किया कि जो हमारे इंटरनल जो बाउंड्रीज थी, यानी कि इंटरनल जो स्टेट्स थी, उसको हमने बाइफर्केट कर दिया था डिफरेंट अदर स्टेट्स में, ठीक है। तो ये आता है कौन से आर्टिकल के अंदर, ये आता है आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। यानी कि जब हम इंडिया में से ही, हम इंडिया के अंदर ही इंडिया को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आ गया आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। लेकिन जब हम इंडिया में क्या करेंगे, कुछ एडिशन कर रहे हैं, यानी बाहर की टेरिटरी को हम ऐड कर रहे हैं इंडिया में, तो वो आया था आर्टिकल 2 के अंदर। आई होप क्लियर होगा इतना पार्ट। फोर्थ को स्किप कर सकते हैं, बट इसमें मतलब लास्ट में जितने भी आप आर्टिकल देखेंगे तो लास्ट वाला जो आर्टिकल होता है वो ये लॉ से रिलेट करता है कि इनके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी वो कौन मतलब जो भी अमेंडमेंट किया जाएगा वो कौन करेगा, तो एक लॉ के तहत होगा और कौन उसको करेगा, पार्लियामेंट उसको डील करेगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट आता है पार्ट 2, दैट इज सिटीजनशिप। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे पहला आर्टिकल है, यहाँ पे हमने आर्टिकल 5 to 11 डिस्कस करने हैं। तो आर्टिकल नंबर 5 क्या आता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको थोड़ा सा समझो कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। आर्टिकल जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के कब रेडी हो गया था, यानी कि जो वो था वो कमेंस हो गया था, पार्टली कमेंस हुआ था, हम ये कहेंगे कब, 26 नवंबर 1949 को ये पार्टली कमेंस हो गया था। यानी कि कुछ आर्टिकल्स इसके जो थे वो एग्जीक्यूट कर दिए गए थे, लेकिन ये फुल्ली एग्जीक्यूट कब किया गया था, तो ये 26 Jan 1950, ठीक है, 26 Jan 1950 को ये फुल्ली एग्जीक्यूट कर दिया गया था। लेकिन सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था और हमने इसको पार्टली एग्जीक्यूट भी कर दिया था, तो उस टाइम पे हमने किसको सिटीजनशिप देनी थी, किसको नहीं देनी थी, इसके बारे में हमने चर्चा किस में करी है, आर्टिकल नंबर 5 में करी है। क्लियर। नेक्स्ट अगेन 6 और 7 को हम क्या देखेंगे, एक साथ देखेंगे। 6 में क्या डील किया हुआ है कि सिटीजनशिप किसको देनी है, सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। यानी कि 6 में हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, राइट, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर 7th में हम बात करेंगे जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं। समझ आया, यानी उनको सिटीजनशिप देनी है या नहीं देनी है, या देनी है तो क्या क्राइटेरिया है उसको सिटीजनशिप देने का, और नहीं देनी तो क्यों नहीं देनी, ठीक है। इन सब चीज़ों की हमने बात करी आर्टिकल 6 और 7 में। यानी कि 6 में हमने बात करी है जो इंडिया कहाँ से आए, पाकिस्तान से इंडिया है, यानी पहले आना है फिर जाना है, ठीक है, इस तरीके से है 6 और 7। यानी 6 में हमने बात करी है जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, और 7 में हमने बात करी है जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, मतलब पहले गए थे पाकिस्तान फिर वापस लौट के आ गए, तो उनको सिटीजनशिप देनी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो वो हमने डिस्कस किया है 6 और 7 में। क्लियर। अब 8th में क्या आता है, जो जितने भी अपने NRI OCI होते हैं, ओवरसीज इंडियन होते हैं, ठीक है, तो उनको सिटीजनशिप मिली होती है, लाइक वो सिटीजन्स क्या होते हैं, इंडिया के ही होते हैं, है ना, तो उनके लिए सिटीजनशिप पे क्या राइट्स हैं, तो उसके बारे में डिस्कस किया है आर्टिकल नंबर 8 में, ठीक है। यानी सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडिया और ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी इंडियन ओरिजिन के पर्सन जो आउटसाइड इंडिया रिसाइड कर रहे हैं उनके लिए सिटीजनशिप के लिए क्या प्रोविजंस हैं, उसमें हमने तो उसके बारे में हमने चर्चा करी है आर्टिकल नंबर 8 में। देन आता है अपना आर्टिकल नंबर 9 को आप याद करो नो से, ठीक है, 9 मतलब नो, नो बोलते हैं ना, 9 हिंदी में हम बोलते हैं नो,
तो नो का मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट करना, खत्म करना। तो इसमें क्या है कि पर्सन्स वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, यानी कि सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर आपने वॉलंटरीली किसी और कंट्री की, सपोज कि आपने कनाडा की सिटीजनशिप आपने अगर ले ली, तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपके पास एक टाइम पे किसी एक ही कंट्री की सिटीजनशिप हो सकती है। क्लियर है इतना? उसके बाद कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अभी हमने 9 में क्या बात करी, टर्मिनेशन की। अब नेक्स्ट हम आर्टिकल में किसकी बात करें, कॉन्टिन्यूएंस की, ठीक है, कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। तो इसको आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगेन आर्टिकल नंबर 11 किस में बात करेगा कि जितना भी सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी कोई लॉ बनेगा वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। यानी पार्लियामेंट में उस पर बिल लाया जाएगा, फिर बहस होगी, फिर उस तरीके से जो पूरा प्रोसीजर होता है उस तरीके से सिटीजनशिप पे कोई भी अगर लॉ बनना है तो वो पार्लियामेंट ही बना सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट 3 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा आर्टिकल्स डील करने हैं 12 से 35, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या बात करनी है, फंडामेंटल राइट्स, FR। अच्छा, हमने कहाँ से बोरो किया है ये फंडामेंटल राइट्स? अभी हमने देखा हमने US से बोरो किया है ये। क्लियर? तो अब फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले क्या है, आर्टिकल नंबर 12। तो 12 में आपको डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन किसी, डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट। अब इसका मतलब क्या है, ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसको मिले हुए हैं, सिटीजन्स को मिले हुए हैं, ठीक है। अब सिटीजन्स को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उसको प्रोटेक्ट करने का जो उत्तरदायित्व है वो किसके पास है, वो है स्टेट्स के पास। यानी अब स्टेट्स में कौन कौन आता है, तो जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, यानी आपके जितने भी सीनियर ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स और जितने भी गवर्नमेंट के यानी ब्यूरोक्रेसी में जितने भी लोग आते हैं, तो वो सब किसके अंदर आ गए, एक स्टेट के अंदर आ गए, ठीक है। क्योंकि वही लोग होंगे जो आपके इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर आपका ये फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो पाते हैं किसी भी कारण से, तो आप जा सकते हैं किसमें, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लोअर कोर्ट में ही सेटिस्फाई अगर हो गए आप तब तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या है, आप फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो ये प्रोविजन दिया हुआ है हमारे किसमें, अभी आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल बेसिकली 32 था ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। सो अभी यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर नेक्स्ट देखते हैं 13। तो इसमें क्या है कि जो लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन टू फंडामेंटल राइट्स, इसमें बेसिकली बात करी हुई है कि जो फंडामेंटल राइट्स अपने बने हुए हैं उसके डेरोगेटरी कोई हम लॉ नहीं बना सकते। यानी कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं बन सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करे, ठीक है। यानी कि जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ठीक है ना, लॉ कौन बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। सो पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि डेरोगेटरी हो, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा हो सिटीजन्स की, ठीक है। तो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता। अगर बन भी गया तो फिर उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए भेज दिया जाएगा, मतलब उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राइट टू इक्वालिटी पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो सबसे पहला आर्टिकल 14 किससे डील करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इसको सिंपल लॉ में बस इतना ही समझो कि यानी कि लॉ के आगे, कानून के आगे सब क्या ही इक्वल है, ठीक है। चाहे कोई पर्सन पॉलिटिकल पार्टी से हो, विधायक हो, नेता हो, कुछ भी हो, या कोई एक्टर हो, कुछ भी हो, और एक नॉर्मल सिटीजन हो, उन दोनों के लिए जो लॉ होगा वो सेम ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यानी कि अगर वो दोनों ही एक सेम क्राइम करते हैं तो जो भी पनिशमेंट दी जाएगी वो इक्वल पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ये हमारा कौन सा आर्टिकल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। यानी कि लॉ के आगे क्या है, सब इक्वल है। सो ये आर्टिकल नंबर 14। 15 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, यानी कि इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 15 5, तो 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन को ये प्रोहिबिट करता है। कौन सा, आर्टिकल नंबर 15, ठीक है। आर्टिकल 15 एक मूवी भी थी, अगर आपने देखी हो, काफ़ी अच्छी मूवी है, आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं देखी तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उससे भी। सो ये प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन करता है किसके लिए, डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ 5 थिंग्स। सबसे पहले क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इन 5 चीज़ों के लिए ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी इन 5 चीज़ों पे आपको किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। अगर किया जा रहा है तो इसका मतलब उसकी फंडामेंटल राइट 15 जो कि आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, तो उसकी फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 16 में हम क्या देखेंगे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जॉब से रिलेटेड, राइट। यानी कि क्या कह रहे हैं इसमें, अब जैसे रिजर्वेशन होते हैं ना, CGL का भी हम एग्जाम देंगे तो उसमें क्या होता है, रिजर्वेशन होता है, ठीक है। डिफरेंट कट ऑफ निकलती है, डिफरेंट के लिए वैकेंसीज होती हैं, तो इस तरीके से सब होता है। तो ये दिया हुआ आर्टिकल 16, ये किसकी वजह से, आर्टिकल 16 की वजह से, जिसमें क्या लिखा हुआ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें क्या मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो अपने
जितने भी मतलब लोग हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे हम यहाँ पे, हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी है सबको, ठीक है। तो ये हमारा आ गया जॉब। अब नेक्स्ट है हमारा आता है आर्टिकल 17 जिसमें हम बात करेंगे एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, ठीक है। तो ये अनटचेबिलिटी अब तो खैर नहीं होता, बट पुराने टाइम में अनटचेबिलिटी काफ़ी होता था, तो इसलिए ये आर्टिकल उस टाइम पे डाला गया था। तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी समझ आ रहा है देखते ही। उसके बाद आर्टिकल 18 क्या है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था ना, आपको काफ़ी अलग तरीके के कुछ टाइटल्स दिए जाते थे, ठीक है। जैसे कि महाराजा आपके नाम के आगे लगा दिया, ठीक है, महाराजा, ठाकुर साहब, इस तरीके से मतलब कुछ अलग तरीके से जो मतलब किसी को क्या प्रोवोक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ आर्टिकल होते थे, सॉरी टाइटल होते थे, तो उनको एबॉलिश किया जाए, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जो डॉक्टर लगता है, ठीक है, डॉक्टर, सीए, ठीक है, आपके नाम के पीछे आईएएस लगता है, सो ये सब जो चीज़ें हैं, यानी कि जो एजुकेशनल जो टाइटल्स हैं ना, उनको उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं, यानी वो आप लगा सकते हो, ठीक है। अपने नाम के जैसे सीए लगा रहे हो, नाम के बाद आईएएस लगा रहे हो और डॉक्टर लगा रहे हो, तो यही सब क्या है, ये एजुकेशनल टाइटल्स हैं, ठीक है। तो इनको आप बिल्कुल लगा सकते हो, इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, इनको आप, ये वॉलेट नहीं करता फंडामेंटल राइट को। लेकिन अगर आप अपने नाम के आगे, या मतलब आपको जो टाइटल मिला हुआ है कुछ, उसको अगर आप अपने नाम के आगे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उससे कुछ मतलब किसी को अगर उससे कुछ हार्म हो रहा है, तो आपको वो हटाना है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, ये आप अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, ये वॉयलेट होगा उससे, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, आप क्विकली एक बार देख लो, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं, इक्वालिटी से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप फटाफट से देखो, सबसे पहले किस में था, 14 तो याद रहेगा ना, क्योंकि 14 में हम स्टार्ट ही कर रहे हैं इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी हम 14 में स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो इसलिए आपको 14 तो याद रहेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, यानी लॉ के आगे सब क्या है, इक्वल है। उसके बाद आ गया 15 में आपको 5 दिख रहा है, तो 5 में आते ही आपका क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। अब जैसे डिस्क्रिमिनेशन आया तो आपको याद आ गया कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जो हमारे जो क्या है बाकी, यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस, SC ST, ठीक है ना, इन सब के साथ हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। तो यानी कि 16 में हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो 16 में हम क्या करेंगे, जॉब से रिलेटेड बात करेंगे। अब क्या होता है, जब एक पर्सन की जॉब लग जाती है, तब वो कहाँ जाता है, टेम्पल जाता है ना। तो टेम्पल से रिलेटेड अनटचेबिलिटी कैसे है, तो आपको याद होगा कि एक बार जब BR अम्बेडकर को वो टेम्पल गए थे, तो टेम्पल से उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था, उस टाइम की बात आई। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि टेम्पल क्या होता है। सबसे पहले आर्टिकल 16 में हमने किससे रिलेटेड बात करी, जॉब से रिलेटेड बात करी। जब एक पर्सन को जॉब मिल जाती है तो वो कहाँ जाता है, टेम्पल जाता है। तो टेम्पल से किसको भगाया गया था, BR अम्बेडकर को भगाया था। तो इसलिए वो क्या था, किस ग्राउंड पे भगाया था, तो अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पे भगाया था उनको, है ना। तो यानी कि आर्टिकल 17 में हम डिस्कस करेंगे अनटचेबिलिटी। अब क्या होता है, जॉब मिलने के बाद क्या लगता है, आपके आगे क्या लगता है, एक टाइटल लगता है, ठीक है ना, डॉक्टर वगैरह ये सब टाइटल लगते हैं। तो आपको क्या करना है, उन टाइटल्स को अबॉलिश करना है, ठीक है। तो इससे आप ये भी समझ लेंगे, इजिली लर्न हो गया ये। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से राइट टू फ्रीडम पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे आपके हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्रेशन। उसके बाद असेंबली, एसोसिएशन। उसके बाद आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है ना, मूवमेंट। उसके बाद प्रोफेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं आपके किसके अंदर, स्पीच भी आप दे सकते हैं। तो स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट और प्रिसाइड करना, प्रोफेशन करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे आती हैं, इसमें आपके राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल नंबर 19 में आती हैं। और भी कुछ सब प्रोविजंस है इसमें, जैसे कि राइट टू आपका क्या है, आपका राइट टू नो, ठीक है, यानी कि राइट टू नो, राइट टू नॉलेज, ये आपका क्या है, इसमें फंडामेंटल राइट के अंदर है, आर्टिकल 19 के अंदर। अभी आपका इसका लेटेस्ट क्या ऐड हुआ है, तो राइट टू इंटरनेट एक्सेस, ठीक है, राइट टू इंटरनेट एक्सेस, ये इसमें ऐड हुआ था 2020 में, यानी जनवरी 2020 में ये ऐड हुआ था, राइट टू इंटरनेट एक्सेस। तो ये आपका किसमें है, आर्टिकल 19 में है। क्लियर हुआ इतना बात, आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल नंबर 20 में क्या बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। यानी कि आपने कुछ ऑफेंस किया, तो उसमें ऑफेंस करने के बाद आप क्या होते हो, कॉन्विक्ट बन जाते हो। तो कन्विक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ इसमें क्या है, प्रोविजंस दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें बेसिकली 3 पार्ट हैं। सबसे पहला आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सेकंड है आपका डबल जियोपार्डी, एंड थर्ड है आपका सेल्फ इंक्रिमेशन।
सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये आता है आपका, ये 3 चीज़ आती हैं। अब इसमें होता क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो आपके एक्सपोज्ड फैक्टर है, इसमें क्या है कि अगर आपने सपोज आज कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो उस क्राइम पे बेस्ड जो भी पनिशमेंट आज के लॉ के हिसाब से होगी, आपको वही पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि मान लो आपने आज कोई एक बहुत ही हेनस क्राइम किया और उसके लिए आपको जो पनिशमेंट मिल रही है, हुआ क्या कि उसके लिए आप कल एक सपोज लॉ बन गया, उसकी उसी जो आपने आज क्राइम कमिट किया है उसके रिगार्डिंग कल एक नया लॉ बन गया, तो होगा क्या कि आपको जो पनिशमेंट मिलेगी ना वो आज के लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी। यानी कि आज आपने आज कमिट किया तो आज तक जो भी उसके रिगार्डिंग लॉ बना हुआ है आपको उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी, कल जो लॉ बनेगा उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, कन्विक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं, ये प्रोविजंस बनाए हुए हैं। उसके बाद डबल जीओपार्डी क्या कहता है कि एक जैसे आपने एक क्राइम किया ना कोई, तो उसकी आपको एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी, आपको बार बार उस चीज़ की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, यानी 1 क्राइम 1 पनिशमेंट। ठीक है, ऐसे याद करना है। और उसके बाद है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको बार बार आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। जैसे आपको अगर कोर्ट में लाइक सपोज आपको कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अगर पेश किया जा रहा है तो आपको फोर्स नहीं किया जाएगा सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए कि आप बार बार एक्सेप्ट करें कि हाँ आपने क्राइम किया, आपने क्राइम किया है, तो आपको ऐसे फोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये 3 चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ये आपके आ गई आर्टिकल 20 के अंदर, यानी कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, यानी कि कुछ भी ऐसी चीज़ जैसे आपकी लाइफ को कुछ थ्रेट हो रहा है, आपको लग रहा है कि सामने वाला कोई पर्सन है वो आपकी लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी को आपको हार्म कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो आपकी जान ले सकता है, आपको जान का कुछ थ्रेट आ रहा है। ठीक है, तो आप फटाफट से क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि आपका ये वाला जो फ्रीडम यानी कि राइट टू फ्रीडम वाला जो आपका आर्टिकल है आर्टिकल 21, ये आपका वॉलेट हो रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ को कोई थ्रेट लगता है आपको, या फिर आपकी कोई पर्सनल लिबर्टी जो है वो लूज हो रही है। ठीक है, तो आप इस केस में आपका कौन सा आर्टिकल वॉलेट होता है, तो 21। क्लियर है, समझ आया इतना बात? उसके बाद 21 के ए में क्या है, राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन 21 ए में है, इतना बात क्लियर है। और इसको बाद में ऐड किया था एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, ये था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। क्लियर है, तो राइट टू एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया था, जो कि 2002 में लाया गया था। और इसमें क्या प्रोविजन है कि जितने भी 6 से 14 साल तक के बच्चे होंगे उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 22, और इसमें क्या हम बात करेंगे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यानी कि इसमें सिंपल सी ये बात करी गई है कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, यानी कि पुलिस आती है और आपको अरेस्ट करती है, और जैसे कि एक होता है कि वारंट उनके पास होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है, बट अगर उन्होंने आपको बिना बताए या कुछ भी सर्कमस्टांसेस उस टाइम है, उन्होंने अगर आपको अरेस्ट कर लिया ना, तो विद इन 24 आवर्स उनको क्या करना होता है, जो भी मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो भी मतलब सबसे क्लोजेस्ट मजिस्ट्रेट आपके पास है अवेलेबल, उनको क्या करना, तो उनके सामने उसको प्रेजेंट करना होता है। फिर जो भी वो यानी कि जो भी सज़ा फिर उसको मिलेगी, जो भी पनिशमेंट उसको मिलेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करी जाएंगी। ठीक है, तो सीधा सा मतलब ये है कि आपको अगर अरेस्ट कर दिया, आपको डिटेंशन में लेती है पुलिस, तो उसको 24 आवर्स के अंदर आपको क्या करना होता है, पुलिस के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, ये इतना याद हो गया। राइट टू फ्रीडम हमने देख लिया। आर्टिकल 29 था सबसे पहले कि इसमें क्या था, फ्रीडम से रिलेटेड बात करी गई थी, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह इन सब चीज़ों पे। नेक्स्ट था 20 को आप याद कर सकते हैं 420 से, है ना। 420 किससे रिलेटेड है, तो ये आपका कन्विक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, 420 हमें मतलब चोर सा ऐसा कुछ याद रहता है ना, तो ये वही है। ठीक है, तो 20 को हमने याद कर लिया 420 से। उसके बाद 21 में क्या आता है, लाइफ। ठीक है, 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 ए में क्या है, राइट टू एजुकेशन। उसके बाद 22 में अगेन किससे आता है, अरेस्ट और डिटेंशन, इससे रिलेटेड आता है। नेक्स्ट आपका 23 और 24 आता है, जिसमें हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें सिंपल सा आपको याद करना है कि 23 में क्या बात करी हुई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और फोर्स लेबर की। फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करी है 23 में, एंड चाइल्ड लेबर की बात करी है किसमें, 24 में। हो गया क्लियर? फटाफट से आगे चलते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब ये सारे काफ़ी इजी वाले हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका रिलीजन से रिलेटेड है, तो इसमें आपके 25 to 28 आर्टिकल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आर्टिकल 25। अब देखो इसमें हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हमने एक सब हेड देखा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब हम सब हेड की बात करेंगे, तो सब हेड का फर्स्ट पॉइंट हम जनरली क्या लिखते हैं, हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, तो ये भी वही है, इंट्रोडक्शन ही है इसमें। आर्टिकल 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस यानी कि ये आपके ऊपर है कि आपको पता होगा कि
क्या चीज़ राइट है आपके लिए, क्या चीज़ आपके लिए रॉन्ग है, तो उसको ही आप एक्सेप्ट करो। जो चीज़ आपके लिए फेवरेबल है आप उसको एक्सेप्ट करो, अनफेवरेबल चीज़ को आप रिजेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप किसी भी रिलीजन को, किसी भी कल्चर को आप फ्रीली प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोपेगेट कर सकते हो। क्लियर? ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोफेस कर सकते हो यानी कि किसी रिलीजन को आप अपना सकते हो, किसी भी रिलीजन को, उसके बाद उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको प्रोपेगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्रीडम आपको दी जाती है आर्टिकल 25 में। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में। उसके बाद आता है आर्टिकल 26। तो जब आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करना है यानी कि अब आपने प्रोफेस कर लिया, आपने किसी रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया, आप क्या आप करोगे, अब आप उसके मैनेज करने लगोगे रिलीजियस अफेयर्स। यानी कि आप क्या करोगे, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से या फिर किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या एसोसिएट होना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये आ गया आर्टिकल नंबर 26 में, यानी कि आप स्टार्ट कर दोगे मैनेज करना उसके रिलीजियस अफेयर्स को। आर्टिकल 27 डील करता है रिलीजियस टैक्स से, यानी कि जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी डोनेशंस वगैरह आती हैं वो क्या होती हैं, टैक्स फ्री होती है, यानी कि उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये हो गया 27 में। इसको आप याद कर सकते हो, सात है ना, तो सात में त वाला साउंड आ रहा है, तो सात को टैक्स। ठीक है, 7 सात मतलब टैक्स। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। उसके बाद आता है लास्ट 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस। इसमें अटेंडेंस की बात करी गई है, यानी कि होता क्या था, जैसे देखो स्कूल टाइम की अगर हम बात करें तो होता क्या था कि स्कूल टाइम में जैसे मान लो आपके सरस्वती पूजा हो रही है। ठीक है, अब उसमें होता है कि स्कूल्स में तो हर रिलीजन के लोग आ रहे हैं ना, कुछ मुस्लिम्स भी हैं, कुछ और अदर रिलीजन्स के भी हैं। तो अगर वो चाहें तो आपके स्कूल में वो उस सरस्वती पूजा को अगर वो चाहें कि जैसे वहाँ पे आइडल वर्शिप हो रही है, बट मुस्लिम्स में आइडल वर्शिप नहीं होती है ना, तो वो अगर चाहें तो उसको वो अटेंडेंस के लिए मना कर सकते हैं कि लाइक वो नहीं अटेंड कर सकते, इस पूजा को वो अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रोविजन दिया हुआ आर्टिकल नंबर 28 में। बट ऐसा नहीं होता था, है ना, स्कूल टाइम में क्या होता है, बहुत ही मतलब हम इतनी चीज़ें नहीं सोचते, ये फालतू की चीज़ें हम नहीं सोचते कि हम ये सब करें। हम एक बहुत ही अच्छे एक सेक्युलर की तरह हम रहते हैं स्कूल में, है ना। सो 28 में क्या था, अटेंडेंस रिलेटेड, है ना, यानी कि किसी भी रिलीजियस फंक्शन को आप अटेंड करें, मतलब ये आपके ऊपर, या किसी लाइक अगर आप किसी अच्छी कंपनी में अगर वहाँ पे कुछ रिलीजियस फंक्शन हो रहा है, वर्शिप हो रही है, तो आपके ऊपर है कि आप उसको अटेंड करना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे। ठीक है, आपको फोर्सफुली नहीं अटेंड करवा सकता कोई भी, तो अगर वो आप चाहते हैं कि अटेंड करें तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये अटेंडेंस रिलेटेड है कौन से में, आर्टिकल 28 में। अब नेक्स्ट आता है 29 से 31, किसमें, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब ये है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटीज़ दो बेसिस पे इंडिया में सिलेक्ट होती हैं, कैसे, एक तो लैंग्वेज के बेसिस पे और दूसरा रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है, लैंग्वेज और रिलीजन मतलब जिनमें जैसे कोई एरिया है वहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती है और बाकी लैंग्वेजेस कम बोली जाती हैं, तो जो बाकी लैंग्वेज वाले हैं वो किस में आएंगे, माइनॉरिटी में आएंगे, है ना। सिमिलर रिलीजन का भी सेम केस है। तो इसी तरीके से यानी कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए प्रोविजंस लाए गए हैं कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 29 में। एंड देन 30th में क्या है, वो भी माइनॉरिटीज़ के लिए है कि माइनॉरिटीज़ क्या कर सकते हैं, अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बिल्ड कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और उनके जितने भी अफेयर्स हैं वो खुद ही इंडिपेंडेंटली वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इसी बेसिस पर सेटअप हुई थी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला है, यानी आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने बोला है, बी आर अम्बेडकर ने बोला है। क्लियर, तो बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस आर्टिकल में होता क्या है, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। सो जितनी भी अब हमने ऊपर देखी, यानी दिस पार्ट का मतलब क्या है, दिस पार्ट का मतलब है पार्ट 3। ठीक है, दिस पार्ट का मतलब है पार्ट 3, यानी पार्ट 3 में हमने जितने भी राइट्स के बारे में डिस्कस किया है उनके लिए उनके एनफोर्समेंट की जो ड्यूटी है वो किसके पास है, आर्टिकल 32 के पास है। यानी कि अगर कुछ भी ऐसा होता है कि ये राइट्स जितनी भी हमने लिखी हैं ऊपर, ये अगर वायलेट हो रही हैं, ठीक है, अगर ये वायलेट हो रही है किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से, तो उसके लिए फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है, आर्टिकल 32 रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि आर्टिकल 2 में हमें वो एक पावर दे रखी है कि कुछ भी हो जाए पर हमारी ये राइट्स क्या हो, कभी वायलेट हो ही नहीं सकती, वो पावर हमें दे रखी है आर्टिकल 32 में। क्यों दे रखी है, आर्टिकल 32 में ऐसा क्या है, तो इसमें ऐसा है कि हम इस आर्टिकल के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से फिर हम कुछ
रिट्स इशू करवा सकते हैं। ठीक है, वो रिट्स 5 तरह की होती हैं और उन रिट्स को हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो डेफिनेटली PYQ में वो रिट्स आएंगी, और जहाँ पे भी एक सिंगल रिट भी आ गई वहाँ पे हम इन 5 रिट्स को डिस्कस कर लेंगे, और हम एक बार नहीं, कम से कम बहुत बार, हम इसको 10 बार कम से कम रिवाइज करेंगे। मतलब इन चीज़ों को हम बार बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमें लर्न हो ही जाएंगी। क्लियर है। उसके बाद 33 में क्या दे रखा है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। यानी कि ये जितने भी इसमें राइट्स लिखी हुई हैं, जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हैं ना, वो किसको नहीं मिलती, तो जितने भी हमारे मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको ये राइट्स नहीं मिलती। ठीक है, ये राइट्स सिर्फ किसको मिलती हैं, जो सिविलियंस हैं उनको ये राइट्स मिलती हैं, फंडामेंटल राइट्स। ये जो आर्म फोर्सेज हैं, ठीक है, जो जितने मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको ये राइट्स नहीं मिलती हैं। और 34 में अगेन सिमिलर है वो भी, ये मार्शल एरिया से रिलेटेड है। यानी कि जब भी किसी एरिया में अगर मार्शल लॉ इम्पोज है, यानी कि आर्मी अगर रूल कर रही है किसी भी एरिया में, तो वहाँ पर भी फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन खत्म हो जाएगा वहाँ पे भी। यानी कि जिस भी एरिया में, जिस भी स्टेट में, जिस भी कंट्री में कुछ टाइम के लिए या फिर हमेशा के लिए अगर वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज किया हुआ है, यानी कि वहाँ पे आर्मी रूल लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वहाँ के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जिस भी एरिया में मार्शल लॉ इम्पोज हो रखा है। उसके बाद फाइनली क्या है, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। अगेन वही आर्टिकल कि लास्ट वाला जो भी आर्टिकल होता है वो इसी चीज़ से रिलेटेड होता है कि इस पार्ट में जितने भी अब प्रोविजंस या जितने प्रोविजंस और आपकी राइट्स डिस्कस करी गई हैं, तो उनमें जो भी अगर कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ भी अगर उसमें चेंज करना है, तो वो कौन चेंज कर सकते हैं, वो लेजिस्लेशन चेंज कर सकता है। ठीक है, यानी हमारा पार्लियामेंट जो है सिस्टम वो चेंज कर सकता है। क्लियर हुआ इतना पार्ट। फटाफट से चलते हैं अपने पार्ट 4 पे, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4, इसमें आर्टिकल्स में डिस्कस कर रहे हैं 36 to 51। ठीक है, तो ये लास्ट अपना सेशन होगा, मतलब ये लास्ट पार्ट है अपना आज के सेशन का। इसको फटाफट से एक ट्रिक से एक जल्दी एक लर्न करते हैं हम इसको। ठीक है, तो जनरली इसमें कन्फ्यूजन होती है, ये इतनी जल्दी से लर्न नहीं होता, तो इसको मैंने जिस तरीके से लर्न किया था मैं आपको उसी तरीके से लर्न करवा रहा हूँ, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले आर्टिकल 36, तो ये 36 में जो डेफिनेशन है ना, ये सिमिलर है जो हमने पार्ट 3 के आर्टिकल 12 में डिस्कस किया था, है ना। इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो बता रखा है ये बिल्कुल सिमिलर है ऊपर वाले से। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 37, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। इसमें इस बात के बारे में चर्चा करी गई है, यानी कि 37 में क्या डिस्कस किया हुआ है, तो ये नीचे जितने भी आपके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्टिव्स लिखे हैं, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो हमने ये डायरेक्टिव्स डाले थे कि जो भी स्टेट है, ठीक है, स्टेट या फिर सेंटर कुछ भी है, वो जो पॉलिसी बनाएगी वो किस तरीके से, यानी कि उनके कुछ बेसिस होने चाहिए, उन बेसिस को ध्यान में रखकर ही वो कोई पॉलिसी क्रिएट करेगी, कोई नई पॉलिसी बनाएगी। तो वो जो बेसिस हैं वो सारे ये वाले बेसिस हैं। ठीक है, यानी कि ये कुछ भी चीज़ मतलब इन सब चीज़ों का उसको ध्यान रखना होगा पॉलिसी बनाते हुए। लेकिन अब जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले पार्ट में क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। समझ आया। लेकिन जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो नॉन एनफोर्सेबल हैं और नॉन जस्टिसेबल है। यानी कि अगर आपका ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वॉयलेट होता है, यानी कि किसी कारण आपको सपोज इक्वल जस्टिस नहीं मिल पा रहा और फ्री लीगल एड है ये एक प्रोविजन, तो अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा तो आप इसके लिए कुछ क्लेम नहीं कर सकते, आप इसके लिए कहीं जा नहीं सकते, कहीं कोर्ट या पुलिस स्टेशन कहीं आप इसके लिए जा नहीं सकते कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तो ऐसा लिखा हुआ है लेकिन हमें तो ऐसा पॉलिसी में नहीं दिख रहा, तो आप इसके लिए कहीं जा नहीं सकते। ये जस्ट एक डायरेक्टिव्स है कि हाँ ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये ऑट टू है कि ऐसा करना चाहिए, बट नहीं कर रहे तो उसके लिए भी कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, ये जस्ट एक डायरेक्टिव्स हैं। तो ये नॉन एनफोर्सेबल है और नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि जस्टिस नहीं मिलेगा, और नॉन एनफोर्सेबल का मतलब है कि इसके लिए हम कहीं सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में या फिर जस्टिस के लिए हम कहीं जा नहीं सकते इसका। ठीक है, तो ये चीज़ दो क्लियर हुई। अब आते हैं इसको फाइनली इसको लर्न कैसे करना है हमें, तो फटाफट से देख लेते हैं इसको। सबसे पहला आता है हमारा आर्टिकल नंबर 38। तो 38 को हमें याद करना है गेट से। ठीक है, 8 का मतलब गेट। तो गेट के इस पार क्या है और उस पार क्या है। गेट के एक साइड बैठे हैं रिच लोग और दूसरी साइड बैठे हैं पुअर लोग। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। तो गेट यानी कि 8 क्या है, 8 गेट के एक साइड बैठे हैं रिच लोग और दूसरी साइड बैठे हैं पुअर लोग। ये आर्टिकल डील करता है इक्वालिटी से। ठीक है, हमें किसकी बात करनी है, इक्वालिटी की बात करनी है। यानी ये जो डिफरेंस है रिच और पुअर का,
इस डिफरेंस को हमें खत्म करना है और प्रमोट क्या करना है, वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, समझ आया? ये बात करता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, एक सोशल ऑर्डर, एक इक्वालिटी को फॉलो करना है। ठीक है, यानी कि रिच और पुअर में इक्वानिमिटी होनी चाहिए और उससे ही हमें प्रमोट करना है क्या, वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, ये डील करते हैं आर्टिकल 38 से। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 39। तो इसमें कुछ हमारी 5 पॉइंट्स आते हैं। आर्टिकल 39 में हमारे 5 पॉइंट्स कुछ आते हैं जो यानी कि सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। अभी जो हमने डिस्कस किया ना कि पॉलिसी बनाते वक्त जो भी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है वो क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो वो मेजर प्रिंसिपल्स ना 5 प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला जो है वो है आपका लाइवलीहुड से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि जॉब वगैरह से रिलेटेड। दूसरा आपका आता है इक्वल पे एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, थर्ड आपका आ जाता है इक्वल पे हो गया, देन इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि मेन हो या वुमेन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये थर्ड पार्ट में आता है इसके। देन फोर्थ और फिफ्थ आपका डील करता है हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, फोर्थ में हेल्थ और यहाँ पे हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो मतलब इनमें से कुछ भी एक, ये मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं इसके। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अपने पर्सनल नोट्स भी शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ये बना रखे हैं नोट्स एक्चुअली। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि हाँ हमें नोट्स चाहिए, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो उसमें से कुछ समझ आता है या आपको यूज़फुल लगते हैं तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको चाहिए नोट्स तो आप पहले कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, कहीं ऐसा ना हो मैं अननेसेसरी आपको नोट्स शेयर कर दूँ और आपको उसकी ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सब की पॉइंट्स हैं, बाकी जो इनके पूरे स्टेटमेंट्स हैं वो लिखे हुए नोट्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, यानी कि लाइवलीहुड, इक्वल पे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी मैन एंड वुमेन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ डील करते हैं हेल्थ सेक्टर, हेल्थ के जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनसे डील करते हैं। उसके बाद ये डील करते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा इतना पार्ट। तो ये हमने अभी आर्टिकल 39 डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 39A पे। ठीक है, क्विकली हम मूव ऑन करते हैं आर्टिकल 39A पे। सो 39A किसके बारे में डिस्कस करता है? 39A हमें बताता है, अब 39 को याद करने का तरीका है, 39A इसका मतलब है 9 है तो मतलब है माइन, माइन मतलब मेरा। ठीक है, तो हमें क्या लगता है सब कुछ ना, जैसे हमें लगता है कि हाँ हमारे साथ सब कुछ क्या हो, अच्छा हो, हमें हर चीज़ में क्या मिले, जस्टिस मिले और हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, हमारे साथ कभी बुरा ना हो। हम सब लोग हम यही चाहते हैं ना, हम सबके साथ हम यही सोचते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल जस्टिस, यानी मेरे साथ क्या हो, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, मेरे साथ क्या हो, मेरे साथ जस्टिस हो। तो हम ये चीज़ सोचते हैं, तो इसलिए 39 को हम इस तरीके से याद करना है। 39 मतलब माइन, माइन मतलब मेरा, मेरे साथ क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो यानी कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आपको बस की पॉइंट याद करने हैं इसमें, तभी आपको ये याद रह पाएंगे। आपको इसमें इक्वल जस्टिस याद रखना है बस। ठीक है, फ्री लीगल एड का मतलब है कि जैसे सपोज कि कोई पर्सन है वो लॉयर अरेंज नहीं कर पा रहा क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो उनको क्या है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे लॉयर, किसमें, फ्री में, अगर वो पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोविजन है हमारा कहाँ पे, 39A में, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल नंबर 40। 40 क्या है, जीरो, जीरो का मतलब है हीरो, जीरो का मतलब क्या है, हीरो। और हीरो को कैसे रिलेट करना है, विलेज पंचायत से, इसका की पॉइंट है विलेज पंचायत। तो पंचायत में क्या होता है, 5 लोग होते हैं ना, 5 लोग होते हैं, 2 इधर 2 इधर, और एक क्या होता है सेंटर में, यानी कि जो क्या होता है मेन हेड होता है, पंचायत सरपंच जिसे बोलते हैं ना। तो पंचायत में क्या होता है, एक सरपंच होता है ना, जो कि इन 5 जो लोग होते हैं टोटल, उसमें से क्या होता है एक हेड होता है जिसको हम सरपंच बोलते हैं। तो वो कौन होता है, हीरो होता है ना एक तरीके से। तो 40 को हम क्या देखेंगे, हमें 40 दिखेगा तो हमें दिखेगा जीरो, जीरो का मतलब क्या याद आएगा, हीरो याद आएगा, हीरो से हमें फिर याद आ जाएगा सरपंच, पंचायत, और हम फाइनली पहुंच जाएंगे अपने विलेज पंचायत पे। क्लियर। देन आता है 41। 41 से हमें याद रखना है, 1 का मतलब है क्या, सन। सन से हमारा क्या रिलेशन हमें करना है, तो राइट टू वर्क। ठीक है, बस हमें की पॉइंट याद रखना है, वर्क। ठीक है, 41, 1 मतलब सन, सन से हमें याद रखना है वर्क। वर्क से कैसे रिलेट करना है इसको, कि क्या है बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, एकदम कड़ाके की धूप पड़ रही है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना, बहुत मेहनत करके हम अपना वर्क कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके। ठीक है, एकदम बिल्कुल धूप पड़ रही है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 41 किससे डील कर रहे हैं, 41, 1 यानी सन, और सन से हमें क्या याद रखना है, वर्क। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट आता है टू। टू से हमें याद रखना है शू, ठीक है, टू से हमें याद रखना है शू। अब देखो क्या होता है, जब भी कोई आईपीएस ऑफिसर बनता है तो उसे क्या मिलता है, यानी या फिर कोई भी अगर एक पुलिस की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होता है, पुलिस में किसी भी रैंक पे अगर सिलेक्ट होता है तो उसे क्या है, गवर्नमेंट से कॉस्ट्यूम मिलता है और प्लस शूज भी मिलते हैं, है ना। अब देखो अगर उससे शूज जो उसे मिले हैं अगर उसके साइज के नहीं मिलेंगे, यानी उसके कंफर्टेबल अगर उसको शूज नहीं मिलेंगे तो वो क्या है, ठीक से काम नहीं कर पाएगा, है ना। यानी कि उसे किस तरीके के शूज मिलने चाहिए, उसे एकदम कंफर्टेबल साइज के शूज मिलने चाहिए, एकदम कंफर्टेबल, वो पहन के जब वर्क करे तो उसे पैरों में दर्द ना हो, तो उसे एकदम कंफर्टेबल शूज मिलने चाहिए, है ना। तो इससे हमें याद रखना है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी कि जस्ट और एक मतलब इंसानियत वाली कंडीशन हमें देनी है काम करने के लिए। और दूसरा मैटरनिटी रिलीफ, जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में मिलती है मैटरनिटी रिलीफ। तो ये कहाँ से मिला है प्रोविजन, ये 42, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 42, ठीक है। कैसे याद किया इसको, 42 टू का मतलब क्या है, शू। शू से हमें याद आ जाएगा कि कैसी वर्क कंडीशन, मतलब वर्क करने की कंडीशन हमें कैसी अच्छी प्रोवाइड करी गई है या नहीं प्रोवाइड करी गई, और उसके साथ हमें क्या ऐड कर देना, मैटरनिटी रिलीफ। क्लियर हो गया, याद हो गया होगा। नेक्स्ट आता है थ्री। थ्री से हमें याद करना है क्या, ट्री। तो ट्री के नीचे क्या है कि सपोज आपको आज सैलरी मिली है, ठीक है, और सैलरी मिलने के बाद आप थोड़ा सा पार्क में घूमने गए और एक पेड़ के नीचे बैठ के आप क्या कर रहे हैं, अपनी सैलरी गिन रहे हैं, ठीक है, कि मेरे को पैसे कितने मिले हैं, कितनी मेरे को सैलरी मिली है, ठीक है। आप उसको पैसे को क्या है, एक पेड़ के नीचे बैठ के आप पैसे गिन रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद यानी कि 43 में हम क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आपका बॉस भी उसी पार्क में आ जाता है और फिर वो आपसे क्या बात करने लगता है कि चलो आप काफ़ी टाइम से हमारे पास काम कर रहे हो और आपको सैलरी भी अब अच्छी खासी मिल रही है, अब आपको क्या करना है ना, हम अब आपको जो हम डिसीजंस और हम पॉलिसी मेकिंग में भी आपको क्या करेंगे, आपकी हेल्प लेंगे, ठीक है। यानी हम कोई भी डिसीजन लेंगे और पॉलिसी कुछ भी बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, आपका पार्टिसिपेशन भी हम उसमें लेंगे, ठीक है। यानी कि अब आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में। तो समझ आया कुछ। 43 से हमने क्या याद किया, ट्री। ट्री के नीचे क्या है, ट्री के नीचे वो बैठ के अपनी सैलरी गिन रहा है, यानी कि लिविंग वेज, ठीक है। वेज आपको की पॉइंट याद रखना है, वेज फॉर वर्कर्स, ठीक है। तो ट्री के नीचे बैठ के वो अपनी सैलरी यानी वेज काउंट कर रहा है। उसके बाद 43A, यानी कि जब वो वेज काउंट कर रहा था तो उस टाइम क्या है, उसका बॉस भी आ गया वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के, और फिर उसके बॉस ने उसको क्या बोला कि कल से हमें आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। हमें क्या चाहिए, पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में आपका पार्टिसिपेशन चाहिए कल से, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, यानी 43 के हमें क्या डिस्कस किया है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 44। 44 का मतलब है चोर, ठीक है, चार, यानी कि 4 4 और चोर, ठीक है। 40 क्या है, चोर क्या है, एक यूनिफॉर्म चुरा के भाग रहा है, ठीक है। चोर क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म, आपकी जो गवर्नमेंट ऑफिसर वाली यूनिफॉर्म है उसको चुरा के भाग रहा है चोर, ठीक है। तो उसको हम क्या ऐसे डील करेंगे, याद हुआ ये। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी पूछा जाता है ये। तो 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। इसका मतलब क्या है कि यानी कि थ्रू ऑफ द कंट्री क्या रहेगा, एक ही सेम लॉ रहेगा, एक ही जो भी आपका कोड है, सिविल कोड है, यानी कि जितना भी लॉ, यानी अगर दिल्ली में कोई पर्टिकुलर लॉ बना है ना तो वो पूरी कंट्री के लिए थ्रू ऑफ द कंट्री वो सेम रहेगा, ठीक है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये बताता है, ठीक है। याद कैसे किया, 44 4 का मतलब चोर, और चोर क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म चुरा के भाग रहा है ना, आपकी गवर्नमेंट वाली यूनिफॉर्म चुरा के भाग रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट आता है 45। 5 को हम कैसे याद करेंगे ना, इसमें क्या बात करेंगे, तो इसमें एजुकेशन से रिलेटेड बात करिए, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। 5 में की पॉइंट क्या है, 5 का 45 का की पॉइंट है एजुकेशन। सो जितने भी हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स है ना उसमें क्या कहा जाता है कि बच्चों को ना 5 साल की उम्र से ही वैदिक स्क्रिप्चर्स यानी वैदिक विजडम उनको देना चाहिए। जब वो 5 साल के हो जाते हैं तब से उनको क्या पढ़ाना चालू करना चाहिए, ठीक है। और इसको एक तरीके से और लर्न कर सकते हैं कि जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम में होता है तो 5 ईयर्स के जब हम हो जाते हैं तब हमें स्कूल्स में एडिशन मिलना स्टार्ट हो जाता है ना, यानी कि जब बच्चे 5 साल के हो जाते हैं तब उन्हें स्कूल्स में एडिशन मिलना चालू हो जाता है। और या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 5 साल से 14 साल तक क्या है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। वैसे ये क्या है 6 to 14 है, बट हम इसको 5 करके इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। मेन तो ये है कि आप 5 जैसे ही हमने देखा तो 5 में क्या है, हमें एजुकेशन से याद आना चाहिए, क्योंकि 5 साल के जब क्या होता है, जब बच्चे 5 साल के हुए हैं तब उनको स्कूल में एडमिशन करा देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोविजन है। और वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी ये कहा गया है कि बच्चे जब 5 साल के हो जाते हैं तो 5 ईयर्स की एज से उनको क्या वैदिक विजडम देना स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। सो मैंने इसको इस तरीके से लर्न किया हुआ है। अब आपको जो भी सूट करता है, जिस तरीके से आपको लर्न होता है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 46। 6 में हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। 6 यानी कि फिक्स।
फिक्स क्या कर दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया, रिजर्वेशन दे दिए, ठीक है। फिक्स क्या कर दिया, रिजर्वेशन दे दिया, यानी कि कुछ कैटेगरी के लोगों को हमने क्या कर दिया, रिजर्वेशन दे दिया। किसमें, एजुकेशन में, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, ठीक है। यानी उनको हमने एजुकेशन में क्या दे दिया, एक रिजर्वेशन दे दिया, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, प्रमोट हो सके, ठीक है। उनके लिए भी, उनकी भी जो एजुकेशनल है या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी कि लाइवलीहुड से रिलेटेड चीज़ें, तो उनका भी प्रमोशन हो सके, यानी कि जितने भी ये पॉलिसीज हैं तो उनके लिए भी कुछ बेनिफिट इनको मिल सके, ठीक है। तो हमने क्या किया, 46 में हमने किया क्या, फिक्स किया। फिक्स क्या किया, हमने रिजर्वेशन दिया, यानी रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ कहाँ पे बात करी गई है, तो ये 46 में, आर्टिकल 46 में बात करी गई है ना। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 47, आर्टिकल 47, और 47 से हमें क्या याद करना है, 7 से हमें याद करना है हेवन। तो हमें ऐसा कब लगता है कि एकदम हेवन में पहुंच गए, हम एकदम स्वर्ग में पहुंच गए, जब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, रेज होता है, ठीक है। तो जब रेज क्या होता है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हम एकदम फिट हैं, एकदम फिट, हम एकदम स्वस्थ हैं, न्यूट्रिशन हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, हम अच्छे लेवल का हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, रेज हो रखा है। और पब्लिक हेल्थ, मतलब मेन चीज़ें हमें जो चाहिए वो हेल्थ चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, है ना, तभी हमें लगता है कि हम हेवन में पहुंच गए, है ना, समझ आया। तो 7 से हमने याद किया हेवन, और हेवन में हम कब पहुंचेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, रेज होगा, क्लियर है। नेक्स्ट आता है 48। तो 8 से अभी हमने 38 में डिस्कस किया था ना गेट, तो अब देखो गेट हमें 2 बार डिस्कस करना पड़ेगा। 38 में जो हमने गेट डिस्कस किया था तो हमने क्या डिस्कस किया था, रिच और पुअर, ठीक है। तो हमने ये वाला यानी कि इक्वालिटी के बारे में डिस्कस किया था, जो हमने 38 में डिस्कस किया था। अब 48 में जो हम दोबारा गेट खोलेंगे ना घर का, है ना, जब हम गेट दोबारा खोलेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि चारों तरफ एकदम क्या है, एकदम एकदम ग्रीनरी है, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है और एकदम ग्रीनरी है, बहुत ही हरियाली दिख रही है हमें, ठीक है। तो वो जो आएगा वो किस में आएगा, 48 में आ गया, ठीक है। यानी कि जब अब हमने दोबारा गेट खोला तो हमारे घर के सामने हमें क्या दिखा, गार्डन दिखा। अभी हमारे पिछले आर्टिकल में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हुआ था ना, तो हमें अब जब हम घर के गेट दोबारा खोलेंगे तो हमें क्या दिखेगा, घर के आगे एक गार्डन दिखेगा बहुत अच्छा सा, है ना। तो यानी कि 48 डील करता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से, क्लियर है, इतना समझ आया। 48, 8 मतलब गेट, गेट हमने एक बार आर्टिकल 38 में खोला था, है ना। अब हम जब दोबारा गेट खोलेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो चुका है, यानी कि हम जब गेट खोलेंगे तो हमारे घर के आगे क्या होगा, एक बहुत अच्छा सा गार्डन होगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, कुछ हमारे पेट्स उसमें होंगे, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है 48A, तो ये भी सेम है, ठीक है। 48A भी किससे रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। यानी कि 48 में किसकी बात करी गई, जो हमने गेट खोला तो हमारा एग्रीकल्चर, ग्रीनरी, ठीक है, हमारा जो फॉरेस्ट है वो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेगी, 40 में 48 और 48 के ए में। अब आता है 49, 9 से हमने क्या किया था, माइन, है ना। तो जो भी हमारी अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं उनको क्या कैसे करते हैं, बहुत ही संभाल के रखते हैं, बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि कहीं वो टूट ना जाए, कहीं वो खो ना जाए, है ना। तो इसी तरीके से 49 में क्या है, अब यहाँ पे 9, हम जब एक सिटीजन है तो 9 में हम यानी कि जब माइन की बात करेंगे ना तो हम सिर्फ अपने पर्सनल चीज़ों के लिए बात नहीं करेंगे, हम अपने एज कंट्री पूरा देखेंगे, और कंट्री में जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं या प्लेसेस हैं या ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, वो सभी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो हम जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन करेंगे, उसको कभी भी उसको क्या करेंगे, पॉल्यूट नहीं करेंगे, उसको कभी भी हार्म नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो 49 में हमने अगेन डिस्कस किया क्या, माइन, है ना। माइन मतलब मेरा, यानी मेरी जितनी भी मेरी चीज़ें हैं मैं उसको क्या है काफ़ी अच्छे तरीके से रखूँगा, काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करके उसको रखूँगा, है ना। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 50 आर्टिकल आता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, यानी कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका। यानी कि एक जो लॉ बना रहा है, ठीक है, और एक जो उस लॉ को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है 51, 1 मतलब नंबर 1, है ना, 1 मतलब नंबर 1। तो इसमें क्या आप देखेंगे हम कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, है ना। तो कोई भी पर्सन मतलब बहुत अच्छा कब लगता है, जब वो एक तो पीसफुल है ना। तो इस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं, पीस, ठीक है ना, प्रमोट कर रहा है किसको, इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो 51 में क्या हो गया कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आई होप आपको ये सारे आर्टिकल सब डीपीएसपी स्पेशली आपको काफ़ी अच्छे से लर्न हो गए होंगे अब, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल हमारा आता है वो कौन है, अब नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 है, इसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं।
फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे 11 होती हैं, और लेकिन हमें इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमसे कभी नहीं पूछा जाता कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी हैं इसमें से, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया आज तक, और आएगा भी नहीं, क्योंकि ये लर्न करना मतलब इतना वो नहीं है, मतलब इतना ज़रूरी वाली चीज़ नहीं है कि हम इसको लर्न कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अब यानी कि सिटीजन्स के लिए है, ठीक है, यानी कि सिटीजन्स के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं अपने कंट्री के लिए। तो इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 51A में है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो ये सब यूनियन स्टेट वगैरह ये सब स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आई होप आप इन सब चीज़ों के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा ही होगा, और बाकी क्योंकि अब उसमें आने वाले अपने PYQ में आने वाले हैं, तो हम इन सब चीज़ों को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। जो भी कुछ छोटी से छोटी चीज़ भी आएगी हम उसको एक अच्छे लेवल पे डिस्कस करेंगे अपने PYQ में। सो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। सो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा, आपको पसंद आया हो और आपने कुछ सीखने को मिला हो अगर आपको, तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो बाकी जो भी आपकी क्वेरीज हैं या कुछ भी आपको चाहिए, एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए या कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं। और ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग ये भी बता सकते हैं। कुछ चीज़ आपको लर्न हुई हाथ बात या कुछ समझ आया अच्छा, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। कुछ आपको ठीक नहीं लगा, कुछ नेगेटिव लगा, कुछ चीज़ इंप्रूवमेंट की अगर आपको ज़रूरत लग रही है, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कुछ इंप्रूवमेंट अगर कहीं पे करने की ज़रूरत है तो मुझे वही पता चल जाए, ठीक है। आपको क्विजेस चाहिए तो क्विज भी आपको अभी रेगुलर हमने स्टार्ट किया है क्विजेस आपको प्रोवाइड करना, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको क्विजेस भी मिल जाती हैं। अभी मेडावल हिस्ट्री की क्विजेस चल रही हैं, सो आपको इसके बाद आपको पॉलिटी की भी क्विजेस मिलेंगी। जैसे हम अपने कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे किरण पब्लिकेशन से, तो आपको उसकी क्विजेस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने किरण PYQ के साथ। हम उसमें PYQ डिस्कस करेंगे किरण पब्लिकेशन से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ वहाँ पे ही आपको कवर हो जाएंगे और आपको वहीं के वहीं सब कुछ लर्न हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो इतना ही रखते हैं अपना आज का ही सेशन। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।